प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। देखिए, एक देश का विकास जो है उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? कुशल, बुद्धिमान और कौशल से युक्त स्वस्थ मानव शक्ति। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर से सूचित शिक्षा के स्तर, जीवन प्रत्याशा द्वारा सूचित मनुष्य के स्वास्थ्य और लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। अगर शिक्षित लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, कौशलयुक्त लोग हैं और प्रशिक्षित लोग हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है एक परिसंपत्ति है। लेकिन अगर वही अशिक्षित, अस्वस्थ, कौशलहीन और प्रशिक्षित जनसंख्या है, वह अर्थव्यवस्था पर बोझ है। देखिए, साक्षर और स्वस्थ, अगर साक्षर है और स्वस्थ है तब तो वह सरकार की अपनी परिसंपत्ति है। वह जनसंख्या जो है एक संपत्ति के रूप में जानी जाती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे शिक्षा के विषय में। तो शिक्षा की भूमिका क्या है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। हम आपको बताए थे कि अपने जीवन की प्रारंभिक वर्ष की शकल की कहानी। शकल और विकल दो मित्र थे। शकल जो है पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख करके शिक्षाविद होता है और शिक्षा के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है और नौकरी के साथ साथ उसे उच्च वेतन प्राप्त होते हैं। इससे व्यक्तिगत अनुभव से पूरी अर्थव्यवस्था एक तौर पर देखा जाए तो शिक्षा की भूमिका को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा जो है उसके जीवन स्तर को ऊंचा कर रही है। देखिए, नई आकांक्षा और जीवन के मूल्य विकसित शिक्षा ने ही किया है। शकल जब अच्छा पैसा कमाया तो उसके परिवार और उसका अच्छा विकास हुआ। समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय आय, संस्कृति समृद्धि में भी शिक्षा का बहुत ही महत्व है। प्रशासन की कार्य क्षमता शिक्षा से ही बढ़ता है। आज प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या होता है? इससे जो है लड़कियों पर और कमजोर अल्पसंख्यक परिवार के लड़कों पर, बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल जो विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल से संबंधित है, व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना बनाते हुए और अधिक व्यय करने के लिए और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें जो है 151 करोड़ रुपये को रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए जो कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ तो 51 और 52 में 0.64% यह था और वही 15 और 16 में
3% हो गया बढ़ करके। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज जो भारतीय रिजर्व बैंक पर आधारित है को दिया गया। देखिए, एक आपको डाटा समझा रहे हैं। यह भारत में साक्षरता दर दिया हुआ है, जो नीले कलर का है यह संपूर्ण व्यक्तियों का संकेत है, जबकि लाल कलर का दंड है वह केवल पुरुषों के लिए, और ग्रीन कलर का जो है वह केवल महिलाओं के लिए है। 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 28% के आसपास में थी। यही क्रम बढ़ता गया और देखिए यह दंड बढ़ते जब 2011 में इसका सर्वे हुआ, तो सर्वे तो प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है, लेकिन अब यह सर्वे का दंड भी दिया हुआ है प्रत्येक 10 वर्ष का। तो 2011 में देखिए पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 82% है और महिलाओं का साक्षरता दर जो है लगभग 65% के आसपास है। और स्त्री और पुरुष दोनों के साक्षरता दर को देखा जाए तो यह लगभग 74% है। तो देखिए, शुरुआती दौर में महिलाएं कम शिक्षित थी और बाद में वही महिलाओं का साक्षरता दर क्या हो गया, लगभग पुरुषों के करीब पहुंच गया। तो यह दिन प्रतिदिन यह बढ़ते गया, इसमें विकास होते चला गया। उसके बाद से देखिए, तो वही जब 17 और 18 में इसका बजट लाया गया, यह बजट घट करके 2.7% हो गया। साक्षरता दर 51 में 18% से बढ़ करके 11 में 74% हो गया है। हम आपको दिखाए हैं आलेख के द्वारा, दंड आलेख के द्वारा, कि जो 51 में 18% था वही 11 में 74% हो गया है। साक्षरता दर प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक से प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकार को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भाग को व्यापक अंतर पाया जाता है। उसके भागों में महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब 16% ही अधिक है। वही जब 2011 में केरल के कुछ जिलों की साक्षरता दर को देखते हैं तो वह 94% है, जबकि बिहार में वही साक्षरता दर 62% है। तो हर जगह का अलग अलग है। ये आप ये देख लीजिए। वही आपको बता देते हैं 13 और 14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के लगभग 8.58 लाख से अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्य है, स्कूली शिक्षा के इस विस्तार के शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की जो उच्च दर है ने कमज़ोर कर दिया है। देखिए, वही 6 वर्ष से 14 वर्ष वायु वर्ग के जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान लाया गया 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह लाया गया कि जो भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वह निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे, और यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए ज़्यादा जोर दिया गया। प्राथमिक विद्यालयों में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन पर और बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। यह लक्ष्य रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इसीलिए ऐसा लाया गया, ऐसा किया गया। केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल भी थी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम
और स्कूल लौटो शिविर ये दोनों प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया गया। बच्चे के धारणा और उसकी पोषण स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू किया, ताकि इससे जो है कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ेगी, पोषक तत्व वाले भोजन बच्चों को प्राप्त होगा और उसको पढ़ने में मन लगेगा और भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए यह कार्य किया गया। अब देखिए 12वीं योजना में उच्च शिक्षा जो 18 से 23 वर्ष आयु के वर्ग के लोग हैं उनके नामांकन में आपको 25.2% तक की वृद्धि हुई। वही 17 और 18 एवं 30% और 20-21 तक करने का प्रयास किया गया कि 17-18 और 20-21 तक यह 30% की संख्या तक पहुंच जाए। औसतन यह 26% से मिलती जुलती है, जो विश्व के औसतन के बराबर है लगभग। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकीकरण के उपयोग का जाल बिछाने का पर मैंने ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के कार्य करके और बच्चों में पठन पाठन की स्थिति को सुधार किया जाए। योजना प्रौद्योगिकी के शिक्षा देने वाले जो संस्थान हैं उन लोगों में जैसे दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा, ये सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसको अधिक से अधिक संख्या में खोला भी गया। अगर देखा जाए पिछले 50 वर्षों का अगर विश्लेषण किया जाए, 50 वर्षों की विशेषताओं को देखा जाए तो उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 51 से 2015-16 के बीच कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की वृद्धि हुई है। ये देखिए एक आपको यहाँ पर आंकड़ा एक प्रस्तुत है। 1950-51 में 750 महाविद्यालय की संख्या थी, 30 विश्वविद्यालय की संख्या थी और 2,63,000 विद्यार्थी थे और उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों की संख्या मात्र 24,000 थी। यही क्रम अगर बढ़ता गया तो यह क्रम देखिए 90 और 91 में, फिर 98 और 99 में, 10 और 11 में, 12 और 13 में, 14 और 15 में, 15 और 16 में और अंतिम में आप देखिए आपको 16 और 17 में महाविद्यालयों की संख्या 42,338 हो गई बढ़कर, विश्वविद्यालयों की संख्या 795 हो गई बढ़कर, वहीं पर विद्यार्थियों की संख्या 2,94,27,158, यह अधिक भी है, इतनी हो गई। और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करते हैं वो हो गए 14,70,190। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उच्च शिक्षा के संस्थान की संख्या, उसमें नामांकन, उसमें बढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, आज यह समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन अगले बिंदु को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।